ईडी अरेस्टेड अरविंद केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ठीक है, ईडी अरेस्टेड दिस एमएलए, ईडी अरेस्टेड दिस एमपी, पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड तेलंगाना, वी हैव केरला, वी हैव तमिलनाडु। ठीक है, क्या किया उन्होंने? दे रिमूव्ड सीबीआई प्रायर परमिशन, सीबीआई की प्रायर परमिशन। सो यू कैन सी सीबीआई एंड ईडी, सीबीआई एंड ईडी लास्ट यू कैन से 1 ईयर से, या यू कैन से 2-3 सालों से पिछले न्यूज़ में है। सो डोंट यू थिंक कि ये हॉट टॉपिक है फॉर आर एग्ज़ाम फ्रॉम पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू? ठीक है, इट इज़ a hot topic from polity point of view. Don't you think UPSC can ask who appoints director of CBI, director of ED, what is their term, how they are appointed, कमेटी रिकमेंडेशन में कौन कौन होता है, कितने साल की टर्म होती है, प्रायर परमिशन नाम की क्या चीज़ होती है? ठीक है, वी विल डिस्कस दैट टुडे। So hello everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. These are last crucial days for our exam and I'm not gonna waste your time. ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा, जो काम का होगा, आई विल ओनली टीच दैट। सो टू स्टडी CBI you have to study first CVC. What is CVC? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। बिकॉज CBI जो है, इसकी पावर्स कहाँ से डिराइव होती हैं? एक तो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, ठीक है, बट जो CBI का डायरेक्टर है, डायरेक्टर ऑफ CBI, इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है उसके अंदर CVC एक्ट का रोल है। ठीक है, उसका रोल है, उसकी टेन्योर का रोल है। ठीक है, टेन्योर में CVC एक्ट जो है उसका रोल है इन CBI एंड इन ED ऑल्सो। सो वी विल डिस्कस फर्स्ट CVC. व्हाट इज़ CVC? इट इज़ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये संतनम कमेटी की रिपोर्ट आई थी, संतनम कमीशन। ठीक है, इसने क्या रिकमेंड किया था? इसने रिकमेंड किया था देयर शुड बी CVC। ठीक है, एक CVC होना चाहिए, एक CBI होना चाहिए। ठीक है, इसने रिकमेंड किया था, संतनम कमीशन ने क्या किया था? रिकमेंड किया था। बेस्ड ऑन दैट रिकमेंडेशन क्या बनाया हमने? गवर्नमेंट ने बनाया CVC। 1964 में संतनम कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था। उसने रिकमेंडेशन दी कि भाई हमारे पास होना चाहिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, सो रिकमेंडेशन तो 64 में मिल गई थी, बट इसको एस्टेब्लिश होने में काफ़ी टाइम लग गया, ठीक है, इसको पहले एग्जीक्यूटिव एज अ एग्जेक्टिव यूनिट बनाया गया था। ठीक है, एग्जेक्टिव यूनिट यू ऑल नो कि जिसको जो हमारा एग्जेक्टिव होता है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके एक जस्ट ऑर्डर से बनाया जाता है। कोई पार्लियामेंट के थ्रू परमिशन नहीं ली जाती, कोई एक्ट नहीं पास किया जाता। ठीक है, सो उसको कोई बैकिंग नहीं होती, मीन्स कोई लॉ उसको बैक नहीं करता, जस्ट ऑर्डर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। एंड जो ऑलरेडी लॉ एनेक्ट किए होते हैं उन्हीं में से, उन्हीं की कोई प्रोविजन से उसकी पावर को डिराइव कर लिया जाता है, जैसे CBI के साथ होता है। ठीक है, जैसे होता है CBI के साथ। ठीक है, सो हुआ क्या? पहले इसको इस्टेब्लिश किया गया एज अ एग्जेक्टिव यूनिट। उसके बाद 2003 में क्या हुआ? CVC एक्ट को पास करके इस जो एग्जेक्टिव यूनिट थी उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। ठीक है, दिस एक्ट मेड इट स्टैट्यूटरी बॉडी। इसने क्या किया? इसको बना दिया स्टैट्यूटरी बॉडी। देन इसमें क्या लिखा था? इसने कहा था ओनली CVC कैन टेक एक्शन अगेंस्ट मोटिवेटेड कंप्लेंट्स। मोटिवेटेड कंप्लेंट्स क्या होती हैं? जिसको फ्रिवलेस कंप्लेंट्स भी बोलते हैं, कि आपने क्या किया? जानबूझकर पर्सन A के खिलाफ, ठीक है, बिकॉज आपकी उसके साथ नहीं बनती, बिकॉज यू समहाउ आपका कुछ आपस में अच्छा नहीं है रिलेशन, सो आपने जानबूझकर पर्सन B ने पर्सन A के खिलाफ कर दी कंप्लेंट। सो दोज कंप्लेंट्स विल नॉट बी इंक्वायर्ड बाय CBI। ठीक है, ED का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, है ना। CBI नहीं करेगी, पुलिस नहीं करेगी, कौन करेगा उसको इंक्वायर? उनको इंक्वायर करेगा ओनली एंड ओनली CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन विल इंक्वायर मोटिवेटेड कंप्लेंट्स। ठीक है, अगर ऑप्शन दे के UPSC पूछता है हु विल इंक्वायर, इट इज़ CVC नॉट CBI। ठीक है, बिकॉज CBI न्यूज़ में है तो CBI क्लिक मत कर देना, इट इज़ CVC। इसकी जुरिडिक्शन क्या है? पूरी कंट्री में लागू होता है। ठीक है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, ठीक है, उसके ऊपर ये अप्लाई होता है। कॉम्पोजिशन क्या है?
इसमें एक होता है चीफ विजिलेंस कमिश्नर, सीवीसी के अंदर चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता है, उसके साथ दो होते हैं विजिलेंस कमिश्नर्स। जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम करता है ना, वैसे ही काइंड ऑफ इसका है। एक होगा सीवीसी चीफ विजिलेंस कमिश्नर एंड उसके साथ दो होंगे विजिलेंस कमिश्नर्स। ठीक है। अपॉइंट कौन करता है इनको? इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। इनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर इट्स हैंड एंड सील। एंड इनकी अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन कैसे दी जाती है ना? कौन डिसाइड करता है कि पर्सन ए विल बिकम सीवीसी एंड वीसी? कौन डिसाइड करता है? एक होती है रिकमेंडेशन कमेटी, एक हमारी रिकमेंडेशन कमेटी होती है। उसमें कौन होते हैं? उसमें डेफिनेटली पीएम होंगे, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होंगे, एंड एडिशनली थर्ड मेंबर इज़ होम मिनिस्टर। थर्ड मेंबर इज़ होम मिनिस्टर। कई बार ऑप्शन दिया होता है, ठीक है, कि रिकमेंडेशन कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। पीएम लीडर ऑफ अपोजिशन तो सबको पता होता है मोस्ट ऑफ द लोगों को, बट उनको ये थर्ड मेंबर में कई बार सीजीआई होता है, ठीक है, कई बार होम मिनिस्टर होते हैं। सो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इसमें क्या है? होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड होम मिनिस्टर। पीएम, अपोजिशन लीडर एंड होम मिनिस्टर। इसकी टेन्योर कितनी होती है? सीवीसी का जो है, सीवीसी कमिश्नर एंड दो अलग विजिलेंस कमिश्नर्स, इनकी टेन्योर कितनी होती है? कितने साल के लिए ये ऑफिस में रहते हैं? मैक्सिमम 4 ईयर्स, और उनकी जो अपर एज लिमिट है वो है 65 ईयर्स, यानी कि दे विल होल्ड ऑफिस फॉर 4 ईयर्स और टिल 65 ईयर्स ऑफ एज। जो भी पहले हो जाएगा, जो भी पहले इनका कंप्लीट हो जाएगा, ये ऑफिस को कर देंगे वेकेट। ऑफिस को क्या कर देंगे? वेकेट कर देंगे। एंड दे आर नॉट एलिजिबल, नॉट लिखा है यहाँ पे, नॉट, ठीक है। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों लिखा हुआ है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते, एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते। सो अगर आपको क्वेश्चन बना के देता है कि दे कैन बी एम्प्लॉयड आफ्टर देयर रिटायरमेंट बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, आंसर वुड बी बिग नो, आंसर वुड बी नो, ठीक है। वो एम्प्लॉयड नहीं हो सकते, ठीक है। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर ईदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। देन इनको रिमूव कौन करता है? जो आपको अपॉइंट करता है वही आपको रिमूव करता है, ठीक है। इसमें एक प्रोविज़न होती है कि जिस अथॉरिटी ने आपको अपॉइंट किया उससे लोअर अथॉरिटी आपको रिमूव नहीं कर सकती, उससे हायर कर सकती है, नो इशू, बट उससे लोअर नहीं कर सकती। सो प्रेसिडेंट ने अगर आपको अपॉइंट किया है तो प्रेसिडेंट से हायर अथॉरिटी तो हमारी कंट्री में कोई भी नहीं है, प्रेसिडेंट से हायर अथॉरिटी तो कोई भी नहीं है इंडिया में। सो प्रेसिडेंट आपको रिमूव कर सकते हैं ऑन सेम ग्राउंड, ऑन सेम ग्राउंड एज सीआईसी। सीआईसी क्या है? व्हाट इज़ सीआईसी? सीआईसी इज़ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। जैसे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को रिमूव किया जाता है, जिन ग्राउंड्स पर रिमूव किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ग्राउंड्स पर आपको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेसिडेंट जो है आपको मिसबिहेवियर के लिए, और वो भी प्रूव्ड, ठीक है, अगर आपको दे ओनली मिसबिहेवियर लिखा हो, आंसर वुड बी नो। अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर लिखा है, प्रूव्ड का मतलब क्या होता है कि 3 मेंबर की कमेटी सेटअप हुई है, ठीक है, 3 मेंबर कमेटी सेटअप हुई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट जज होंगे, ठीक है, एंड रिकमेंडेड मेंबर्स होंगे। सो वो कमेटी अगर आफ्टर इंक्वायरी आपको डिक्लेयर कर देती है यस यू हैव डन, आपने मिसबिहेव किया है, तो उसको बोलेंगे प्रूव्ड मिसबिहेवियर। अगर आपने सिर्फ मिसबिहेवियर किया एंड वो प्रूव नहीं हुआ बाय द कमेटी, देन प्रेसिडेंट आपको रिमूव नहीं कर सकते, देन प्रेसिडेंट कैन नॉट रिमूव यू। आई होप इट इज़ क्लियर। सो प्रेसिडेंट आपको रिमूव करेंगे इफ़ प्रूव्ड मिसबिहेवियर, या फिर आपके पास कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, इनकैपेसिटी टू वर्क, ठीक है, इनकैपेसिटी टू वर्क। इसमें क्या आ जाएगा? आप मेंटली इल हो गए हो, फिजिकली इल हो चुके हो, ठीक है, या तो आप मेंटली आपकी जो कैपेसिटी है वो नहीं है, या फिजिकली आप वो एक्टिविटी को करने के लिए फिट नहीं हो, यू आर नॉट फिट टू डू दैट एक्टिविटी इधर फिजिकली और मेंटली, ठीक है। बट इन दोनों केसेस में मैंने जैसा कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे जो चेयर करेंगे उस 3 मेंबर कमेटी को। सो इन दोनों केसेस में आपको मैटर रेफर करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी के लिए। एंड अगर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया यस, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया यस दे आर गिल्टी, गिल्टी इन व्हाट टर्म्स, कि उन्होंने मिसबिहेव किया, या दे आर नॉट केपेबल, दे आर नॉट केपेबल टू pursue this job, then president is bound, president has to remove them। प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, प्रेसिडेंट ये नहीं कह सकते कि नहीं यार अब मेरा मन नहीं कर रहा,
बिकॉज नाउ आई लाइक देम, आई डोंट वांट टू रिमूव देम, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन नॉट से दिस, प्रेसिडेंट कैन नॉट से दिस, ठीक है। प्रेसिडेंट हैज़ टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया दस यस दे आर गिल्टी, प्रेसिडेंट को रिमूव करना ही पड़ेगा। देन इनकी सैलरी अलाउंस जितनी भी टर्म्स ऑफ ऑफिस होती हैं ये सभी जो यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन होती हैं, उनके इक्वल होती हैं, ठीक है। जो भी हमारे यूपीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर्स की टर्म्स होती हैं, प्रिविलेजेस होती हैं, सैलरी होती है, अलाउंस होती है, कंडीशन ऑफ ऑफिस होती हैं, सब कुछ यूपीएससी के इक्वल होता है, ठीक है। किसका इक्वल होता है? सीवीसी एंड प्लस 2 वीसी यानी वाइस यानी कि विजिलेंस कमिश्नर्स, ठीक है। देन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो सीवीसी होता है इसके पास खुद की, इसके पास अपनी चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग होती है, इसका हेडक्वार्टर होता है दिल्ली में, ठीक है। एंड इसके पास और क्या होता है? इसके पास होता है कमीशन फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, सीडीआई बोलते हैं जिसको, ठीक है। अगर कोई भी डिपार्टमेंटल कंप्लेंट आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी डिपार्टमेंट कंप्लेंट आती है, वो कंप्लेंट सीवीसी किसको रिकमेंड करता है? सीवीसी रिकमेंड करता है दिस कमीशन फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज को। ये जाता है उस डिपार्टमेंट में एंड इंक्वायरी को कंडक्ट करता है, जो भी एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं वो सारा सोल पर्पस किसका है? कमीशन फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। देन सीटीई क्या है? जो मैंने ऊपर पढ़ाया, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर जो है इसमें इंजीनियर्स होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं एंड इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, जो क्या काम करते हैं? जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये ऑल नो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ जो हैं इनमें बिल्डिंग्स बनती हैं, इनमें अलग अलग फॉर एग्जांपल रोड मिनिस्ट्री के अंदर रोड बन रहा है, ठीक है। सो हाईवे बन रहा है, कोई कुछ भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा? टेक्निकल विंग में जाएगा। टेक्निकल विंग में क्या होते हैं? टेक्नीशियंस होते हैं, वी ऑल नो, जिनकी सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ है। उसमें इंजीनियर्स होंगे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, ऑडिटर्स होंगे, ठीक है, कि अच्छा सामान लगाया गया था या नहीं। अगर 10 करोड़ सेंक्शन हुआ है, उसमें से 10 करोड़ वाला मटेरियल उस क्वालिटी का यूज़ हुआ था या नहीं हुआ था, वो उसको क्या करेगा? ऑडिट करेगा, अकाउंट्स को ऑडिट करेगा, ठीक है, कि एक्चुअल में उतना एक्सपेंडिचर हुआ या नहीं हुआ जितना हमने इशू किया था। देन इन्वेस्टिगेट क्या किया जाएगा? वेदर दे हैव डन करप्शन और नॉट, क्या यहाँ पे करप्शन हुई है, क्या यहाँ पे चीप मटेरियल यूज़ हुआ है, क्या यहाँ पे कोई सेफ्टी के साथ कुछ इन्होंने, क्या यहाँ पे सेफ्टी के साथ इन्होंने कुछ ऊपर नीचे तो नहीं किया? टू अर्न प्रॉफिट, टू मेक सम मनी, टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, क्या इन्होंने सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया? दैट विल बी इंक्वायर्ड बाय दिस CTE, सेंट्रल चीफ टेक्निकल एग्जामिनर। देन CVC इंक्वायर मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ग्रुप ए सर्विसेज एक्सेट्रा, ठीक है। CVC के अंदर कौन आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉय आते हैं, ठीक है। सो CVC के अंदर क्या, जितने भी ऑल इंडिया लेवल सर्विसेज हैं, मींस यूपीएससी के थ्रू कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, देन आपकी जुरिस्डिक्शन किसके अंदर है? CVC के अंदर है। ग्रुप ए एग्ज़ाम SSC के थ्रू दे रहे हो, ग्रुप बी एग्ज़ाम आपका निकल रहा है, लेबर ऑफिसर बन रहे हो आप, इसके अंदर जाएगा। मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ग्रुप A B सर्विसेज वाले ऑफिसर्स हैं, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल सर्विसेज वाले ऑफिसर्स हैं, IAS IPS IFS, है ना, उनकी सारी की जुरिस्डिक्शन किसके अंदर है? CVC के पास है। अगर वो कुछ भी करते हैं करप्शन रिलेटेड, कुछ भी और अदर मैटर हो सकता है, दैट विल बी इंक्वायर्ड बाय CVC, ठीक है। देन जो CVC है, जैसा मैंने बोला कि CBI पढ़ने के लिए वी हैव टू फर्स्ट स्टडी CVC। जो CBI है उसको सुपरिटेंड करना इज़ वर्क ऑफ CVC, ठीक है। CVC जो है वो क्या करती है? सुपरिटेंड करती है CBI को, एंड CBI को ये डायरेक्शंस देती है, इट प्रोवाइड डायरेक्शंस टू CBI। अगर कोई केस आता है इसके पास, CVC के पास, ठीक है, CVC के पास आया कोई केस, सो CVC जो है वो हर काम खुद तो नहीं कर सकती, है ना। CBI के पास केस आया, मान लो अंडमान निकोबार का, CVC के पास, ठीक है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयड थे, ठीक है, एक हमारा वो होता है काडर होता है, PD करके होता है, आई थिंक पौंडीचेरी दमन दीव ऐसे करके, सो वो एम्प्लॉयड थे वहाँ पे, ठीक है, ऑफिसर्स, उन्होंने कुछ करप्शन किया, एंड अब CVC हर जगह खुद नहीं जा सकता, ठीक है, उनके पास इतना स्टाफ नहीं है, इतनी उनके पास वर्कफोर्स नहीं है कि वो वहाँ पे खुद जाएँ। सो दे विल टेक हेल्प ऑफ CBI, उनको बोलेंगे कि भाई आप जाओ वहाँ पे
ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करो, एविडेंस कलेक्ट करो, जो भी रिपोर्ट होगी, चार्जशीट होगी, फाइल करो, ठीक है। सो ये डायरेक्शन देती है सीबीआई को, सीबीसी, एंड उसको सुपरिटेंड करती है। अगर ऑप्शन आए, बिकॉज सीबीआई काफ़ी न्यूज़ में है, सीबीआई इज़ वेरी काफ़ी न्यूज़ में है, सो अगर आए कि सीबीआई को डायरेक्शन कौन देता है, सो इट इज़ सीवीसी, चीफ विजिलेंस कमीशन, चीफ विजिलेंस कमीशन। देन कंप्लेंट रिसीव अंडर पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड रिकमेंड एक्शंस, ठीक है। ये क्या करता है सीवीसी, इसको जो पीआईएल के थ्रू रिसीव्स होती हैं कंप्लेंट्स, उनको ये क्या करता है, एड्रेस करता है एंड एक्शन को रिकमेंड करता है। किसको? टू सीबीआई को बोलता है यू डू दिस, यू डू दैट, ठीक है, आप ये करो, आप वो करो। देन सीवीसी हैज़ अ सेपरेट सिविल कोर्ट पावर, ठीक है। जो सिविल कोर्ट के पास हमारी पावर्स होती हैं, जो सिविल कोर्ट्स होते हैं, जो उनके पास पावर होती हैं, मींस वो किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, किसी को भी एग्ज़ामिन कर सकते हैं, किसी की भी अटेंडेंस को इंश्योर कर सकते हैं, है ना। सो वो सारी पावर्स होती हैं सीवीसी के पास, ठीक है। आफ्टर इंक्वायरी, कोई मैटर आया था, उसकी हो गई इंक्वायरी, ठीक है। सीवीसी एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी फॉर एक्शन, सीवीटी उनको क्या बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता है या फिर उस अथॉरिटी को बोलता है कि आप एक्शन लीजिए, आप एक्शन लीजिए। बट कीप दिस वन थिंग इन योर माइंड कि सीवीसीज रिकमेंडेशन आर ओनली एडवाइजरी। मीन्स क्या हुआ, सीवीसी ने इंक्वायरी की कि ये आईएएस ऑफिसर जो था, ठीक है, दिस आईएएस ऑफिसर ने क्या किया, इसने किया करप्शन, ठीक है, इसने करप्शन किया एंड आप क्या कर दो, इसको कर दो आप टर्मिनेट, इसको सस्पेंड कर दो, ठीक है, इसके अगेंस्ट एक्शन लो, जो भी इसने किया, जो भी नुकसान हुआ है एक्सचेकर का, जो भी पब्लिक फंड का नुकसान हुआ है वो इससे वसूल करो। सो गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसके ऊपर एक्शन ले भी सकती है एंड नहीं भी ले सकती। इट इज़ टोटली एंड टोटली अप टू द गवर्नमेंट टू डू दिस और नॉट, ठीक है। ये टोटली गवर्नमेंट के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है एक्शन लेना या फिर नहीं लेना, ठीक है। अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती तो गवर्नमेंट क्या करती है, रीज़न बताती है सीवीसी को, गवर्नमेंट क्या करती है, सीवीसी को रीज़न बताती है कि मैंने इसलिए एक्शन नहीं लिया, ठीक है। सो यू कैन सी कि सीवीसी की जो एडवाइजरी है, जो इन्होंने रिकमेंडेशन है, वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। सो अक्सर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि इट्स रिकमेंडेशंस आर बाइंडिंग, इट्स रिकमेंडेशंस आर बाइंडिंग, ठीक है। सो बाइंडिंग नहीं है, सिर्फ एडवाइजरी है। गवर्नमेंट चाहे तो एक्शन ले सकती है, नहीं चाहे तो नहीं ले सकती। देन सीवीसी जो है रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, जैसा कि मैंने बताया, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ही रिमूव करते हैं एंड एनुअल रिपोर्ट भी सीवीसी की जाती है प्रेसिडेंट को। एंड प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट जो है उस एनुअल रिपोर्ट को दोनों हाउसेस में, राज्यसभा एंड लोकसभा में क्या करते हैं, ले डाउन करते हैं, क्या करते हैं, ले डाउन करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में आता है 2014 में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आया था। विसल ब्लोअर कौन होता है, विसल ब्लोअर कोई भी वो पर्सन, फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर ऑफिस, ठीक है, आपका ये ऑफिस है एंड आपको पता है कि आपका जो बॉस है, ठीक है, योर बॉस इज़ डूइंग समथिंग इलीगल, ठीक है। बॉस जो है आपका कैश में काम कर रहा है, ठीक है, कैश में काम कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है, ठीक है, एंड अकाउंट में शो कर रहा है कि हमको सैलरी मिल रही है 40,000, हमको 40,000 सैलरी मिल रही है, ये अकाउंट में शो कर रहा है, बट एक्चुअल में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कितनी सैलरी मिल रही है, 20,000, ठीक है, एक्चुअल में मिल रही है 20,000। सो आपको ये लग गया पता कि यस, जो बॉस है इज़ डूइंग समथिंग इलीगल, ठीक है। सो अब क्या करोगे, यू आर हेयर, आप क्या करोगे, इस इंफॉर्मेशन को कर दोगे डिस्क्लोज कर दोगे, किसको, टू अथॉरिटीज़ पुलिस हो सकती है, कोई भी अथॉरिटी हो सकती है जो एक्शन लेगी इसके अगेंस्ट। सो आप हो जाओगे यहाँ पे विसल ब्लोअर, जिसने विसल ब्लो की, जिसने फर्स्ट टाइम कोई इलीगल इन्फॉर्मेशन आई मीन कि कोई इलीगल काम में, कोई भी ऐसा काम जो एज़ पर रूल्स नहीं चल रहा, ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन उस चीज़ को रिवील करेगा, ही और शी वुड बी विसल ब्लोअर। सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 2014 में एक्ट आया था, बिकॉज जब ये विसल ब्लोअर जो है इंफॉर्मेशन लीक करता था बाहर, ठीक है, कि ऐसा हो रहा है, सो उसके अगेंस्ट जो एम्प्लॉयर था उसकी सैलरी रोक लेता था, ठीक है, उसके अगेंस्ट ही डिफामेशन केस फाइल कर देता था। सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट केम अप विद दिस एक्ट, ठीक है। दिस एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप।
स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस हमारा CBC। ठीक है, CBC का रिलेटेड जितना भी MCQ बेस्ड, ठीक है, MCQ बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड बन सकता है वो इतने में से बन जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास पूछेगा कि इसकी एडवाइस बाइंडिंग है या नहीं है, या फिर ये पूछ लेगा कि इसको अपॉइंट कैसे किया जाता है, रिमूव कैसे किया जाता है, टेन्योर कितनी होती है 4 इयर्स, मैक्सिमम एज 65 इयर्स, रिमूव कौन करता है प्रेसिडेंट, ग्राउंड्स क्या हैं, जो हमारा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो वाली ग्राउंड्स हैं। सो MCQ बेस्ड जो है सिर्फ यही क्वेश्चन बनते हैं इससे, और नहीं बन सकता। ठीक है, एंड ये करता है CBI को सुप्रिटेंडेंट, जो CBI है उसको सुप्रिटेंडेंट करता है एंड एडवाइस करता है, डायरेक्शन देता है CBI को। ठीक है, डायरेक्शन देता है ये CBI को। देन मूविंग नेक्स्ट इज़ हमारा CBI, सबसे फेमस ऑर्गेनाइजेशन करंटली। ठीक है, इज़ CBI एंड CBI। ठीक है, जिनको पहले ये शौक होता था कि वो जाएंगे किसी और फोर्स में, एंड नाउ उनको क्या शौक है, देन दे वांट टू जॉइन CBI। वाई? बिकॉज इसकी काफ़ी हाइप बन चुकी है, इसकी काफ़ी हाइप बन चुकी है। ठीक है, देन CBI क्या है? इट इज़ एन एग्जेक्टिव बॉडी। CBI इज़ अ एग्जेक्टिव बॉडी, इज़ एन एग्जेक्टिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है? मैंने बताया, जो गवर्नमेंट यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सिंपल एक ऑर्डर के थ्रू उन्होंने ऑर्डर इशू किया, उन्होंने कर दिया ऑर्डर इशू कि भाई हम बना रहे हैं ये ऑर्गेनाइजेशन। कोई पार्लियामेंट के थ्रू कोई एक्ट नहीं पास किया, ठीक है, कोई ऑर्डिनेंस नहीं पास किया, कुछ नहीं किया, जस्ट ऑर्डर पास किया एंड ऑर्गेनाइजेशन बना दी, उसको बोलते हैं एग्जेक्टिव बॉडी। सो CBI एग्जेक्टिव बॉडी है, मीन्स इसके पीछे कोई एक्ट नहीं है। ठीक है, कोई भी एक्ट नहीं है जो CBI को बना रहा हो। 1941 में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर इसको क्या हुआ था, इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, एंड उस टाइम ये वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के अंदर थी। ठीक है, ये इतना डिटेल में आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, CAPF में तो इतना डिटेल में नहीं पूछेगा आपको कि 1941 में कितने किसके अंदर थी, बट ये CSE के लिए मैंने सब प्रिपेयर किया हुआ है, दैट्स वाई आई एम टीचिंग यू। ठीक है, सो तब के टाइम वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के अंदर थी। 1963 में क्या होता है, बाय रेजोल्यूशन ऑफ होम मिनिस्ट्री CBI को क्या होता है, CBI जो है इसको इसका नाम मिलता है, CBI को इसका नाम मिलता है CBI। ठीक है, पहले इसको अलग नाम से जाना जाता है, पहले इसको डिफरेंट नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद होम मिनिस्ट्री क्या करती है, 1963 में इशू करती है एक रेजोल्यूशन। उस रेजोल्यूशन में इसको इसका न्यू नेम होता है CBI। ठीक है, CBI इसका न्यू नेम होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उससे पहले इसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एंड उसके बाद पहले ये था होम मिनिस्ट्री के अंडर यूसी, है ना। 63 में होम मिनिस्ट्री ने रेजोल्यूशन निकाल के जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी CBI टाइप, जो इन्वेस्टिगेशन करती थी कंडक्ट, ठीक है, उसको ले लिया अपने अंडर एंड उसका नाम बदल दिया, नाम क्या कर दिया, CBI। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो CBI थी CBI बाद में ट्रांसफ़र कर दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल में। जो पर्सोनल मिनिस्ट्री है उसके अंदर CBI को कर दिया जाता है ट्रांसफ़र फ्रॉम होम मिनिस्ट्री, है ना। पहले होम मिनिस्ट्री में थी, बाद में डाल दिया पर्सोनल मिनिस्ट्री में। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर ऑप्शन आता है कि CBI पहले डिफेंस मिनिस्ट्री में थी, बाद में कर दिया पर्सोनल में, या फिर पहले पर्सोनल में थी फिर कर दिया होम में, सो इसका ध्यान रखना। ठीक है, UPSC कीवर्ड्स के साथ प्ले करता है, मैंने PYQs में बताया हुआ है आपको। सो कीवर्ड्स से सावधान रहना है। ठीक है, जब भी कुछ माइंड ब्लो करने वाला कीवर्ड दिखे, अंडरलाइन दैट कीवर्ड एंड थिंक दैट टाइम। ठीक है, थिंक 2x। ठीक है, देन इस CBI जो है असिस्ट करती है CVC को एंड लोकपाल को। जैसा मैंने बताया यहाँ पे, CVC जो है क्या करता था, सुपरिटेंडेंट करता था CBI को एंड उसको डायरेक्शन देता था, करंटली ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंडर है। देन कॉम्पोजिशन, CBI में होता कौन कौन है, CBI में होता है डायरेक्टर। ठीक है, CBI में डायरेक्टर होता है। ठीक है, जिसको असिस्ट करता है स्पेशल डायरेक्टर, CBI का डायरेक्टर जो है इसको असिस्ट किया जाता है स्पेशल डायरेक्टर के द्वारा। लोकपाल एक्ट आया था 2013 में, है ना, हमको ये काफ़ी फेमस एक्ट था। लोकपाल एक्ट 2013 में आया था। इसने दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो 1946 था उसको कर दिया अमेंड। ठीक है,
इसने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करेगी डायरेक्टर को ऑन रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर बॉडी, 3 मेंबर्स की बॉडी होगी जो रेकमेंड करेगी कि किसको डायरेक्टर बनाना है सीबीआई का, है ना, किसको डायरेक्टर बनाना है सीबीआई का। कौन होगा उसमें? पीएम होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, जैसे यहाँ पे था, है ना, पीएम लीडर ऑफ ऑपोजिशन। थर्ड मेंबर कौन होगा? थर्ड मेंबर होगा या तो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई सीनियर मोस्ट जज जो भी सीजीआई नॉमिनेट करेंगे। यहाँ पे कौन था? होम मिनिस्टर। सो यहाँ पे थर्ड मेंबर को याद रखना है। मोस्ट ऑफ द जो बॉडीज़ होती हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, एंड थर्ड मेंबर में बच्चे कर जाते हैं कंफ्यूज, इसलिए उनका क्वेश्चन हो जाता है रॉन्ग। ठीक है, एक रॉन्ग क्वेश्चन से यू विल लूज 2.66 मार्क्स, 2.66 मार्क्स। ठीक है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी लगेगी। ठीक है, सो ये याद रखना। सीवीसी के केस में क्या था? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के केस में क्या था? उसमें अपॉइंट था रिकमेंडेशन कमेटी में कौन कौन होता था? पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, देन होम मिनिस्टर। सीबीआई के केस में क्या है? सीबीआई के केस में है हमारे पास अगेन प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सीनियर मोस्ट जज, या फिर सीनियर मोस्ट जज। होम मिनिस्टर है सीवीसी के केस में, होम मिनिस्टर सीवीसी, एंड सीजीआई सीबीआई के केस में। देन दे शैल बी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस अंडर लोकपाल एक्ट। इस लोकपाल एक्ट ने कहा था, लोकपाल एक्ट ने क्या कहा था? लोकपाल एक्ट ने कहा था कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाया जाएगा, एक ऑफिस क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, ऑफिस क्रिएट किया जाएगा डीओपी का। ठीक है, वो क्या? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, एक ऑफिस क्रिएट किया जाएगा जो लोकपाल एक्ट के अंदर, लोकपाल एक्ट के अंदर क्या करेगा? केसेस को ट्राई करेगा। ठीक है, प्रोसिक्यूट करेगा केसेस को लोकपाल एक्ट के अंदर। एंड जो ये डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, ये इसका कंट्रोल किसके हाथ में होगा? इसका कंट्रोल जो है वो सीबीआई डायरेक्टर के हाथ में होगा। इसका कंट्रोल सीबीआई डायरेक्टर के हाथ में होगा। ठीक है, सो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन किस एक्ट ने कहा था बनेगा? लोकपाल एक्ट ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? लोकपाल एक्ट ने। अगर ऑप्शन आता है किसने कहा था, देन इट इज़ लोकपाल एक्ट। आपको बोल देगा सीबीआई या आपको बोल देगा सीवीसी एक्ट। सो ये सीवीसी एक्ट भी नहीं है, कोई और एक्ट भी नहीं है। ये किसके अंदर बना है? ये अंदर बना है हमारा लोकपाल एक्ट के अंदर। एंड इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? ऑप्शन दे देगा आपको, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है। आपको लगेगा भाई ईडी भी तो ऐसा ही है। ईडी की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ, ये देखो, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। सो इसका नाम भी सिमिलर है, तो ये तो ईडी कंट्रोल करता होगा। बच्चे कर जाएंगे कंफ्यूज, मार्क कर देंगे रॉन्ग आंसर, एंड पीछे हो जाएंगे लिस्ट में। ठीक है, पीछे हो जाएंगे लिस्ट में। सो हमको वो नहीं करना, हमको वो नहीं करना। मेंबर याद रखने हैं, पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड ये काम किसके अंदर करेगा? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बना किसके अंदर है? लोकपाल एक्ट के अंदर बना है। किसके अंदर कंट्रोल करेगा? सीबीआई के अंदर कंट्रोल करेगा। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन काम करेगा सीबीआई डायरेक्टर के अंदर। देन ये जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, इसको कौन अपॉइंट करेगा? इसको अपॉइंट करेगा सेंटर, है ना, इसको सेंटर अपॉइंट करेगा। बट किसके रिकमेंडेशन पे? किसकी रिकमेंडेशन पे? ये सीवीसी के रिकमेंडेशन पे। जो हमने यहाँ पे पढ़ा अभी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसमें 3 लोग हैं, है ना, हमने देखा अभी इसमें है 3 लोग। सो वो 3 लोग डिसाइड करेंगे कि किसको बनाना चाहिए डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन किसको बनाना चाहिए? कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसमें 3 लोग हैं। ठीक है, जिसमें 3 लोग हैं। देन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट ऑफिसर्स ऑफ रैंक ऑफ एसपी एंड अबव इन सीबीआई ऑन कमेटी रिकमेंडेशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये ऑफिसर्स जो हैं अपॉइंट करती है एसपी रैंक के, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एंड उससे ऊपर जो भी होंगे। ठीक है, एसपी रैंक से ऊपर जितने भी ऑफिसर्स होंगे पुलिस फोर्स में, उनको अपॉइंट किया जाएगा किसमें? सीबीआई में। जो सीबीआई आप देखते हो उसमें जो ऑफिसर्स होते हैं वो डायरेक्टली इंडक्ट किए जाते हैं पुलिस फोर्स से। ठीक है, हमारी पुलिस फोर्स से इंडक्ट किए जाते हैं वो। सो जो भी एसपी रैंक के होंगे एंड उससे ऊपर रैंक के होंगे, ठीक है, उनको अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे। एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे। उस कमेटी में होगा कौन कौन? कौन होगा उस कमेटी में? उसमें होगा सीवीसी। अगेन सीवीसी का रोल आ गया इसमें। सीवीसी होगा, सीवीसी मतलब कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। देन होम मिनिस्ट्री एंड पर्सोनल मिनिस्ट्री के होंगे सेक्रेटरीज। जो होम मिनिस्ट्री है एंड पर्सोनल मिनिस्ट्री है उसके होंगे सेक्रेटरीज। ठीक है, 3 लोग होंगे कमेटी में, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, होम मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी एंड पर्सोनल मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी। ये 3 लोग मिलकर रिकमेंड करेंगे कि भाई किसको
हमें सीबीआई में एज एन ऑफिसर बनाना चाहिए, ठीक है, एज एन ऑफिसर बनाना चाहिए। देन जो डीपीएसपी एक्ट है, डीपीएससी एक्ट है, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इसको 2021 में किया गया था अमेंड, इसको 2021 में अमेंड किया गया था। एंड उस अमेंडमेंट ने क्या किया था, उस अमेंडमेंट ने अलाउ किया था 3 साल का एनुअल एक्सटेंशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहले 1 साल के लिए एक्सटेंड कर देंगे, उसके बाद फिर 1 के लिए कर देंगे एक्सटेंड, उसके बाद फिर 1 के लिए एक्सटेंड कर देंगे, 1 ईयर करके, 1 साल करके हम टोटल 3 सालों तक एक्सटेंड कर देंगे टेन्योर को, ठीक है। जो सीबीआई डायरेक्टर है इसकी टेन्योर होती है 2 साल, सीबीआई डायरेक्टर की टेन्योर जो है 2 साल होती है। एंड इसको हर साल अगर 3 बार 1 साल एक्सटेंड करेंगे, टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 5 साल, ठीक है, टोटल 5 साल हो जाएगी, टोटल वुड बी 5 ईयर्स, टोटल 5 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। 2 साल होती है नॉर्मल टेन्योर, गवर्नमेंट जो है 1 ईयर का एक्सटेंशन देके टोटल 5 ईयर बना सकती है, ये याद रखना, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं फैक्ट्स, यही यूपीएससी पूछता है एंड यही ऐसे ही पूछेगा आगे भी, सो ये याद रखना। देन सीबीआई कैन इन्वेस्टिगेट केसेस ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और व्हेन डायरेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जो सीबीआई है ये केसेस को कब उठाता है, सीबीआई केसेस को कब उठाता है, आपने सुना होगा ना, अगर कोई केस होता है, जैसे कर्नाटका में हुआ था रिसेंटली, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वही जिसमें वीडियोस लीक हुई थी किसी एमपी की, ठीक है। सो कहा जा रहा था ना ये केस जो है सीबीआई को हैंडल कर दो, कहा जा रहा था ना केस जो है सीबीआई को हैंडल कर दो, गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सीबीआई को केस कर दे ट्रांसफ़र, बट गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया था। सो स्टेट गवर्नमेंट जो है, एंड जब सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट डायरेक्ट करते हैं, अभी क्या हुआ था, पेपर लीक का केस हुआ था, है ना, नीट का पेपर हुआ था लीक, नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था। सो किसने रेकमेंड किया था, इट वॉज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में गया के सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई को कि भाई यू गो एंड चेक कि किसने ये सब कुछ किया है, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो हैं सीबीआई को, एंड स्टेट गवर्नमेंट भी सीबीआई को, स्टेट गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों ही सीबीआई को क्या कर सकते हैं, रेकमेंड करेंगे कि आप यहाँ पे आओ, इस केस को करो, इस केस को करो इन्वेस्टिगेट, ठीक है। देन अब ये जो है प्रायर परमिशन, इट इज़ इन न्यूज़, इट इज़ इन न्यूज़, वाई, बिकॉज काफ़ी सारी स्टेट्स हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ले लिया प्रायर परमिशन को, विड्रॉ कर लिया, प्रायर परमिशन को उन्होंने कर लिया विड्रॉ। प्रायर परमिशन होती क्या है, पहले जो होता था सीबीआई को, सीबीआई रिक्वायर्ड टू टेक प्रायर परमिशन ऑफ सेंटर टू इंक्वायर इनटू ऑफिसर्स ऑफ रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव इन सेंट्रल गवर्नमेंट, बट इन 2014 सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया इस प्रोविज़न को इनवैलिड, ठीक है। पहले क्या होता था कि जो सीबीआई है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी, कोई भी अगर ऑफिसर है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का या फिर उससे ऊपर का, है ना, उसके अगेंस्ट कोई केस आया, सो सीबीआई को अगर वो इन्वेस्टिगेट करना है तो वो जाएगी सेंटर के पास कि मुझे दे दो परमिशन। सो अब आप लॉजिकली सोचो कि वो जो काम कर रहे हैं वो सेंटर के अंदर काम कर रहे हैं, है ना, जॉइंट सेक्रेटरीज, तो सेंटर नहीं चाहेगा कि उसके कोई ऑफिसर के ऊपर कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन हो जिसके बीच में हमारा कोई मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है। सो सेंटर जो था, सेंटर हमेशा इसको कर देता था डिनाई, सेंटर हमेशा कर देता था डिनाई, बिकॉज सेंटर को पता था अगर ऐसा होता है, अगर सेक्रेटरी के ऊपर कोई इंक्वायरी होती है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इंक्वायरी का एंड जो हो वो किसी मिनिस्टर पे आगे हो जाए, एंड इससे हमारी गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। सेंटर हमेशा कर देता था नो। देन ये चीज़ गई सुप्रीम कोर्ट में, एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वट एवर यू आर डूइंग विद रिगार्ड्स टू दिस इज़ रॉन्ग, इज़ इनवैलिड, आई विल नॉट लेट दिस हैपन अगेन, ठीक है, जो भी कर रहे हो इज़ रॉन्ग, दिस विल नॉट हैपन अगेन। उसके बाद क्या हुआ, रोल ऑफ सीबीआई एंड स्टेट परमिशन इज़ सप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या हुआ, सीबीआई टेक्स केसेस विच आर सब्सटेंशियली कंसर्न्ड विद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अफेयर्स इवन इफ दे ऑल्सो इन्वॉल्व स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन है वो तो लेनी पड़ती है सीबीआई को, बट अगर जो मेजॉरिटी ऑफ इंटरेस्ट है, जो मेजर इंटरेस्ट है वो है
जो मेजर इंटरेस्ट है वो किसका है? मेजर इंटरेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसमें उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, बट उसके साथ कुछ स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ भी हैं। सो मेजर इंटरेस्ट तो सेंटर का है ना, देन जो सीबीआई है वो स्टेट का परमिशन नहीं लेगा, सीधा आके उस स्टेट में इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सीधा विदाउट परमिशन स्टार्ट कर देगा इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, स्टेट पुलिस टेक्स केसेस विच कंसर्न विद स्टेट गवर्नमेंट इवन इफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व्स। ठीक है, जैसा ऊपर का, अगर स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट पुलिस है, ठीक है, वो किसके अगेंस्ट केसेस को लेगी? जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है। मेजॉरिटी इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, मेजर इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट है वो होगा स्टेट गवर्नमेंट का, एंड कुछ सेंटर का भी होगा तो चलेगा, सेंटर की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी उस केस में। अब कॉन्सेंट वाला क्या केस है? जो कॉन्सेंट चल रही है इसमें दो तरह की कॉन्सेंट होती है, एक होती है स्पेसिफिक, एक होती है जनरल। एक स्पेसिफिक, एक होती है जनरल। अब क्या हुआ, जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स हैं उन्होंने जो जनरल कंसेंट थी इसको कर लिया विड्रॉ। इसका मतलब क्या हुआ? एनी टाइम इन्वेस्टिगेटिंग स्टेट, जनरल कंसेंट में क्या होता था, सीबीआई जो थी, सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी जनरल कंसेंट के अंदर। अगर कोई भी केस होता था वो डायरेक्टली आते थे, इन्वेस्टिगेट करते थे, चार्जशीट फाइल करते थे, हम जो भी केस होता था उसको सॉल्व कर लेते थे। बट अब क्या हुआ, अब जो है ऐसा देखा जा रहा है कि सीबीआई जो है इसको ओवर यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, सीबीआई को ओवर यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, एंड ऐसा कंसर्न भी है कि सीबीआई जो है एक तो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये एग्जीक्यूटिव के हाथ में है। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव है उसके हाथ में है, उसके कंट्रोल में है। सो इसका मिसयूज़ हो जाएगा, इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो हैं कंसर्नड। ठीक है, वो कंसर्न है, इसीलिए उन्होंने जो जनरल कंसेंट पहले दी हुई थी वो ले लिया वापस। ठीक है, एंड स्पेसिफिक कंसेंट क्या होता है, इसमें केस टू केस आपको परमिशन लेनी पड़ती है, केस टू केस परमिशन। ठीक है, अगर कोई केस आएगा सीबीआई जाएगी, परमिशन लेगी। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने कि येस यू कैन इन्वेस्टिगेट, देन सीबीआई उसको करेगी इन्वेस्टिगेट। अगर नो बोल दिया तो नहीं करेगी। ये किस केस में हुआ था? ये अभी जो मैंने कर्नाटका वाला एग्जांपल दिया उसमें हुआ था कि सीबीआई गई वहाँ पे, सीबीआई ने ली परमिशन कि हम जो है जो भी क्या बोलते हैं वीडियोस वगैरह लीक हुई थी उस एमपी की, है ना, हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। गवर्नमेंट ने बोल दिया नो, देन सीबीआई वापस चली गई। ठीक है, सीबीआई वापस चली गई, देन नो कंसेंट नीडेड। ऐसे भी कुछ केस होते हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आपसे पूछ लेगा यूपीएससी कि हर केस में, ठीक है, सीबीआई नीड स्टेट गवर्नमेंट परमिशन इन एवरी केस, दैट वुड बी रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे कुछ केसेस हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। वो कौन है? जब सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया हो, जैसे नीट वाले केस में हुआ था। नीट वाले केस में जो सीबीआई है ये बिहार में गई, झारखंड में गई, छत्तीसगढ़ में गई, ठीक है, राजस्थान में गई, गुजरात में गई, अलग अलग स्टेट्स में घूम रही है जहाँ पर भी उनको लगता है कुछ हुआ है। सो वहाँ पे उन्होंने परमिशन नहीं ली, वहाँ पे सीबीआई ने परमिशन नहीं ली। वाई? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था। एंड अगर कोर्ट रेड हैंडेड, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉई है वो तो सामने ही डायरेक्ट ही कोई क्राइम करता हुआ, कोई यू कैन से ब्राइबरी करता हुआ दिख गया, ठीक है, रेड हैंडेड उसकी वीडियो लीक होगी, ठीक है, कि वह ब्राइबरी ले रहा था। ठीक है, सो उस केस में भी परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी बिकॉज ही वॉज कॉट रेड हैंडेड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सीबीआई। जितना भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, वो इससे बाहर नहीं बनेगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं बनने वाला। ठीक है, इससे बाहर नहीं बनने वाला। जस्ट रीड दिस इज़ इनफ। देन कमिंग बैक टू आर मोस्ट फेम्ड ईडी। ठीक है, आपको यू कैन से इन एवरी वीक आपको ईडी का नाम न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, हर वीक में, हर हफ्ते में आपको ईडी का नाम मिल जाएगा। इतना हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं आता जितना ईडी का आता है। ठीक है, सो इट इज़ हॉट टॉपिक। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। सो लेट्स रीड दिस। क्या है ये? जस्ट हम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, वो तो काफ़ी फिर लंबा बन जाएगा, दैट इज़ नॉट आवर पर्पस। सो ईडी जो है मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है। इसका काम क्या है? ये इन्वेस्टिगेट करती है उन केसेस को जिसमें होती है मनी लॉन्ड्रिंग एंड जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे लॉज हैं उनको करते हैं वायलेट।
मैं आपको नीचे बताऊंगा कौन कौन से लॉज को ईडी जो है क्या करती है, उनको इन्फोर्स करवाती है या फिर उनसे रिलेटेड क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करती है ना। किसके अंदर आती है ये? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री मत लिखाना गलती से, ठीक है, होम मिनिस्ट्री मत लिखाना गलती से। ऑप्शन दिया होगा आपको पहले ही, होम मिनिस्ट्री लिखा होगा। थर्ड फोर्थ ऑप्शन दिया होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री, सो इट इज़ फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री नहीं है, ठीक है। बच्चों को मोस्टली लगता है कि जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो तो होम के अंदर होगा या डिफेंस के अंदर होगा, है ना, मोस्टली होम के अंदर होते हैं। सो इट इज़ नॉट अंडर होम, इट इज़ अंडर किसके अंदर है ये? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर है ईडी। एंड किस डिपार्टमेंट के अंदर? 4 डिपार्टमेंट दे देगा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट। 4 डिपार्टमेंट दे देगा, पूछ लेगा किस में से आता है। सो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है ईडी। इसका बैकग्राउंड क्या है? 1956 में ईडी को एज ए इकोनॉमिक यूनिट एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, इकोनॉमिक स्फेयर डिपार्टमेंट में। क्यों किया गया था? जो एक्सचेंज कंट्रोल लॉज थे उनको हैंडल करने के लिए, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। एंड इसको हेड कौन करता है ईडी को? लीगल सर्विस ऑफिसर एज अ डायरेक्टर। इसका डायरेक्टर होता है जो कौन होता है? लीगल सर्विस ऑफिसर होता है। इसकी ब्रांचेस भी हैं बॉम्बे एंड कैलकाटा में, ठीक है। 1957 में जो इकोनॉमिक यूनिट थी इसको कर दिया रीनेम, ईडी बना दिया इसको रीनेम करके, ठीक है। एंड मद्रास ब्रांच जो थी उसको ओपन किया गया। एंड 1960 में ईडी को क्या किया गया? ट्रांसफ़र कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। सो ये याद रखना, जैसे हमने देखा ना ऊपर सीबीआई, जो सीबीआई थी ये पहले थी होम मिनिस्ट्री में, है ना, ये पहले होम मिनिस्ट्री में थी, बाद में इसको डाल दिया पर्सोनल मिनिस्ट्री में, ठीक है। सीबीआई को पहले होम मिनिस्ट्री से डाल दिया पर्सोनल मिनिस्ट्री में, वैसे ही जो ईडी थी, ईडी को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से डाल दिया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे प्रोबेबल। देन इसके अंदर कौन कौन से एक्ट्स आते हैं? ईडी कौन कौन से एक्ट को करता है एनफोर्स, ठीक है। सो ये प्रिंसिपली 4 एक्ट हैं हमारे पास जिसको ये क्या करता है? एनफोर्स करता है, जिसको ये एनफोर्स करता है। पहला कौन सा है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, फॉरेन करेंसी रिलेटेड कोई भी क्राइम होता है, ठीक है, सो वो इस एक्ट के अंदर आता है। एंड इसको करता है ईडी इन्वेस्टिगेट करता है। देन पीएमएलए एक्ट, फेमस एक्ट है ये, ज़्यादातर केसेस इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। पीएमएलए एक्ट के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, ठीक है, जो दिल्ली चीफ मिनिस्टर है उनको भी इसी एक्ट के अंदर उठाया गया है, ठीक है। देन फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, ये भी तो तीसरा एक्ट है जो इम्प्लीमेंट किया जाता है ईडी के द्वारा। देन फोर्थ एक्ट जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेक्स यानी फॉरेन रिजर्व एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन रिजर्व एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट, ये 4 एक्ट हैं, याद रखना, प्लीज़ याद रखना, बिकॉज पूछ लेगा आपको अलग अलग एक्ट देके, ठीक है, कि इनमें से किसको ये एनफोर्स करता है, किसके रिलेटेड क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करता है। सो ये 4 को याद रखना, पीएमएलए एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट एंड फॉरेन रिजर्व एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट, ठीक है। ये 4 एक्ट हैं, सिर्फ इनको याद रखना। नाउ अब आते हैं इसका डायरेक्टर, जो ईडी है इसका होता है डायरेक्टर, ऊपर पढ़ा ना हमने, इसको करता है हेड डायरेक्टर, ठीक है। जो डायरेक्टर होता है इसका ये अगेन सीवीसी एक्ट के अंदर अपॉइंट किया जाता है, डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है सीवीसी एक्ट के अंदर, सीवीसी एक्ट के अंदर। सो यही याद रखना, अगर पूछे यूपीएससी क्वेश्चन बना के डायरेक्टर ऑफ ईडी जो है अपॉइंट किया जाता है कौन से एक्ट के अंदर? सो इट इज़, ऑप्शन दिया होगा आपको, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, सीवीसी एक्ट, ठीक है, ऐसे एक्ट दिए होंगे। सो इट इज़ सीवीसी एक्ट, ये सीवीसी एक्ट है, सीवीसी एक्ट याद रखना। टर्म कितनी होती है? जैसे सीबीआई की टर्म होती है, हमने देखा ऊपर कि सीबीआई की टर्म जो होती है वो होती है 2 साल की, सीबीआई डायरेक्टर की टर्म होती है 2 साल की। वैसे ही ऑन द सेम लाइंस सीबीआई डायरेक्टर की लाइंस पे ही ईडी डायरेक्टर की टर्म भी 2 साल होती है। एंड इसको भी 3 साल, एक साल करके एनुअल एक्सटेंशन दिया जा सकता है, 1+1+1 करके एनुअल एक्सटेंशन दिया जा सकता है, ठीक है। मीन्स टोटल होगी क्यूमुलेटिवली हमारे पास 5 साल की टर्म, 5 साल की हो गई हमारे पास टर्म,
ठीक है। सो इसको याद रखना, सीबीआई एंड ईडी डायरेक्टर जो है 2 साल के लिए अपॉइंट किए जा सकते हैं, एंड एनुअल एक्सटेंशन करके 1-1 साल का टोटल 3 एनुअल एक्सटेंशन किए जा सकते हैं। इट मीन्स टोटल टर्म जो है उनकी 5 साल हो जाएगी। टोटल टर्म हो जाएगी सीबीआई एंड ईडी डायरेक्टर की 5 साल। देन ये जो अपॉइंटमेंट होती है, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है सीवीसी एक्ट के अंदर, ये एक रिकमेंडेशन कमेटी के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, रिकमेंडेशन कमेटी के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, उस कमेटी में कौन होता है? उस कमेटी में होता है सीवीसी चेयरमैन। हमने ऊपर देखा सीवीसी चेयरमैन को, सीवीसी चेयरमैन को ऊपर देखा, जो 4 साल प्लस 65 ईयर्स के लिए ऑफिस को करेगा होल्ड, 4 ईयर्स प्लस 65 ईयर्स के लिए ऑफिस को करेगा होल्ड, एंड रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। सो इसकी रिकमेंडेशन कमेटी में कौन कौन होता है? सीवीसी डायरेक्टर होता है, ठीक है, सीवीसी चेयरमैन होता है, बाकी जो 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं वो भी होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं होम मिनिस्ट्री के, पर्सोनल मिनिस्ट्री के, एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री। हमने ऊपर देखा डीओपी जो था, ठीक है, जो डीओपी था उसको अपॉइंट करने के लिए एक तो सीवीसी था हमारा, ठीक है, उसके साथ सेक्रेटरी थे होम मिनिस्ट्री के एंड पर्सोनल मिनिस्ट्री के। वैसे ही यहाँ पे कौन कौन है? ईडी डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए, बिकॉज ईडी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री का यहाँ पे हो जाएगा सेक्रेटरी। ठीक है, पर्सोनल मिनिस्ट्री एंड होम मिनिस्ट्री सेम रहेंगे जैसे ऊपर थे, एंड सीवीसी भी सेम रहेगा जैसे ऊपर था। सीवीसी के साथ जो 2 विजिलेंस कमिश्नर्स हैं वो भी हो जाएंगे ऐड, वो भी हो जाएंगे ऐड। आई होप दिस इज़ क्लियर। देन ईडी जो है इट कैन कैरी आउट सर्च एंड सीजर। ठीक है, सर्च एंड सीजर, सीजर में क्या होता है? आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो एसेट्स हैं उसको सीज कर लिया जाता है, एंड ये अरेस्ट भी कर सकता है किसी को। एंड ईडी जो है किसी को पहले बुलाएगा, ठीक है, किसी भी पर्सन को पहले सम्मन कर सकता है, उसके बाद वो सर्च भी कर सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि पहले सर्च एंड सीजर करे उसके बाद ही उस पर्सन को सम्मन करे, ज़रूरी नहीं है, पहले सम्मन कर सकता है बाद में सर्च कर सकता है। ठीक है, जब अरेस्ट हो जाता है कोई इंसान इसके अंदर, तो ईडी को 60 डेज़ मिलते हैं, 60 डेज़, चाहे किस चीज़ के लिए? चार्जशीट को फाइल करने के लिए। ये 60 डेज़ याद रखना, इसका पूछ सकता है, आपको बोल देगा 90 डेज़, 180 डेज़। ठीक है, सो ये याद रखना। ठीक है, ईडी को मिलते हैं 60 डेज़ चार्जशीट को फाइल करने के लिए आफ्टर अरेस्ट। आफ्टर अरेस्ट मिलते हैं 60 डेज़। ठीक है, आफ्टर अरेस्ट मिलते हैं 60 डेज़। 60 डेज़ जो इसके अंदर आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा, जो दिल्ली चीफ मिनिस्टर हैं, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, उनको कर दिया गया रिलीज़। उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कर दो आप रिलीज़। वाई? बिकॉज जो ईडी है, ईडी इन 60 डेज़ के अंदर ईडी जो है फेल्ड, ईडी फेल्ड। ठीक है, ईडी हो गई फेल। वाई फेल? बिकॉज इसने चार्जशीट फाइल नहीं की, ईडी ने चार्जशीट फाइल नहीं की। ठीक है, इसलिए उसको करना पड़ा रिलीज़ बाय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स। देन जो ईडी है, जितने भी ये एक्ट्स को, जो 4 एक्ट हमने ऊपर देखे, ये 4 एक्ट को क्या करती है? उनको, उनके रिलेटेड कोई भी क्राइम होता है उनको इन्वेस्टिगेट करती है ना। सो उन चारों एक्ट के अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 7 साल की दी जा सकती है। मैक्सिमम पनिशमेंट इज़ 7 ईयर्स। कोई 10 साल नहीं है, कोई 15 साल नहीं है, 20 साल नहीं है, इट इज़ 7 ईयर्स। इट इज़ 7 ऑड ईयर्स जो है मैक्सिमम पनिशमेंट। पूछ लेगा, बता देना 7 ईयर्स है। देन रिसेंटली अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है, एंड जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं एंड क्रिप्टो करेंसी है। वर्चुअल डिजिटल एसेट में क्या आ गया? कोई भी आपका NFT आ गया, ठीक है, नॉन फंजेबल टोकन्स आ गए, जितने भी इमेज होती है, सॉन्ग्स होते हैं ना, सब आ जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी, बिटकॉइन हो गया है ना, वो सारे इसकी जुरिडिक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर पूछे कि भाई क्रिप्टो करेंसी ईडी के अंदर आती है, वर्चुअल डिजिटल एसेट आते हैं, तो यस आते हैं, बिकॉज अमेंडमेंट हुआ था। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू कैन से, ईडी कैन नॉट टेक सुओ मोटो एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ईडी का डायरेक्टर सो रहा है, मान लो रात हुई, सो रहा है, सुबह इसको सपना आया, ठीक है, एंड ये उठ के इसने बोला टुडे आई विल अरेस्ट दिस स्टेट्स चीफ मिनिस्टर। आज मैं इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ, हु आई एम, आई विल शो हिम और हर, कि ठीक है मेरे पास क्या पावर है, आज मैं इसको दिखाता हूँ। ठीक है, सो वो ये नहीं कर सकता, सुओ मोटो नहीं कर सकता जब तक ईडी को कंप्लेंट नहीं मिलती पुलिस के द्वारा, जब तक इसको कंप्लेंट नहीं मिलेगी, ठीक है, तब तक ये
एक्शन नहीं ले सकता, इट कैन नॉट एट ऑल टेक सुओ मोटो एक्शन। जब तक इसको कंप्लेंट नहीं मिलती तब तक ये एक्शन नहीं ले सकता, मतलब नहीं ले सकता। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर, आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ईडी, सीबीआई एंड अपना सीवीसी। ईडी, सीबीआई एंड अपना सीवीसी। ठीक है, एंड अपना सीवीसी। देन दिस इज ये हमारा डिलिमिटेशन कमीशन है, रिसेंटली इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूंसीज के रैशनलाइजेशन के लिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूंसीज को रैशनलाइज करने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन, देखा था ना आपने, सुना होगा, बनाया गया था। सो उसको भी एक बार देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें, जस्ट ये 8-10 लाइन्स हैं, हो जाएगा जल्दी। जो डिलिमिटेशन कमीशन है, आर्टिकल कौन सा सबसे पहले, 81, 82, 170, 330 एंड 332। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये एक स्टैचूटरी बॉडी है, स्टैचूटरी बॉडी है, स्टैचूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। वाई? बिकॉज आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, है ना, लक्ष्मीकांत सबके पास होगी, आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा होगा कि प्रेसिडेंट जो है डिलिमिटेशन कमीशन को सेटअप करते हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, उसमें ये लाइन लिखी हुई है। अगर आपने सिर्फ वो लाइन पढ़ी है देन यू विल प्रोबेबली थिंक दैट प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये होगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये होगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब ये एक एक्ट के थ्रू बनाई गई है, ये एक्ट के थ्रू बनाई जाती है। ये जो एक्ट हैं ये क्या बोलते हैं, ये एक्ट बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो है सेंसस के बाद, सेंसस के बाद क्या करेगी, डीलिमिट करेगी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को, डीलिमिट करेगी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को। ठीक है, सो उसी में बोला जाता है कि डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो सेटअप किया जाएगा बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। किस में लिखा है, बेयर एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, कि पार्लियामेंट पास करेगी एक्ट, उसमें बनाया जाएगा ये अपना डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन। सो ये इसलिए है स्टैट्यूटरी बॉडी। देन इसके ऑर्डर्स जो है ना, इसके ऑर्डर्स को चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में, इवन इफ इट इज़ अ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आप डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर्स को चैलेंज नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते। अब ये मत सोचने लग जाना कि जो जुडिशियल रिव्यू है ये तो उसको करता है वायोलेट, है ना, ये तो जुडिशियल रिव्यू को वायोलेट करता है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। सो अगर ऑप्शन दिया होगा मैं इसको कर दूंगी रॉन्ग मार्क, मैं इसको कर दूंगा रॉन्ग मार्क एंड एलिमिनेट करके आंसर पे पहुंच जाऊंगा, लगा दूंगा टिक एंड मैं लूज़ कर दूंगा 2.66 मार्क्स। ठीक है, सो ऐसा नहीं है, इससे कोई जुडिशियल रिव्यू रिलेटेड कोई भी मैटर अब तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया। सो हम ये नहीं कह सकते कि ये जुडिशियल रिव्यू को वायलेट करता है या फिर नहीं करता। जब मैटर जाएगा सुप्रीम कोर्ट सोचेगा, जो वर्डिक्ट आएगी हम उसको मान लेंगे। ठीक है, प्रेजेंटली जो डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर हैं इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में। ठीक है, एंड ऑर्डर्स जो हैं डिलिमिटेशन कमीशन के, ये कब फोर्स में आते हैं, मान लो डिलिमिटेशन कमीशन ने ऑर्डर दिया कि हम जो कश्मीर वैली है वहाँ पे 46 सीट कर देंगे एंड जो श्रीनगर वाला एरिया, जम्मू वाला एरिया है वहाँ पे 42 सीट्स कर देंगे। सो ये इम्प्लीमेंट कब होगा, ये इम्प्लीमेंट कब होगा, जब प्रेसिडेंट देंगे ऑर्डर, जब प्रेसिडेंट ने दे दिया ऑर्डर तब हो जाएगा ये इम्प्लीमेंट। देन जो ये इसकी रिपोर्ट है, इसकी रिपोर्ट जो है वो लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज जो है उनके सामने रखी जाती है, बट स्टेट असेंबली एंड लोकसभा जो है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, दे कैन नॉट मॉडिफाई ऑर्डर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर को मॉडिफाई नहीं कर सकती ना लोकसभा ना ही स्टेट असेंबली। ऑप्शन देगा आपको कि लोकसभा जो है डिलिमिटेशन कमीशन को स्पेशल मेजॉरिटी पास करके ऑर्डर इसको चेंज कर देगी, रूलिंग को इसकी चेंज कर देगी, बट चेंज नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता। देन दिस 87th अमेंडमेंट 2003 ने क्या बोला था कि 2001 वाले सेंसस के बेस में डिलिमिटेशन कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, एंड इसी के बेस पे टोटल नंबर ऑफ सीट जो है लोकसभा में एंड स्टेट असेंबली में प्रेजेंटली जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं हमारी लोकसभा में एंड स्टेट असेंबलीज में, ठीक है, वो किस सेंसस के ऊपर बेस्ड है, वो हैं
1971 वाला सेंसस, ना कि 2001 या फिर 2011 वाला सेंसस। ऑप्शन देगा आपको 2011, 2001, 1991, 1971। इट इज़ 1971। ठीक है, 1971। सो अगर पूछे कि डिलिमिटेशन जो है या फिर करंटली सीट्स जो है हमारी लोकसभा के अंदर एंड स्टेट असेंबली के अंदर, वो कौन से सेंसस के ऊपर बेस्ड है, ये 1971 वाले सेंसस के ऊपर बेस्ड है। 1971 वाले सेंसस के ऊपर बेस्ड है। एंड नंबर ऑफ सीट्स फॉर SC ST एंड असेंबलीज, SC ST एंड असेंबलीज में मीन्स SC ST की सीट्स लोकसभा के अंदर एंड असेंबलीज में उनकी जो रैशनलाइजेशन है सीट्स की, वो 2001 वाले सेंसस के ऊपर बेस्ड है। अगर UPSC पूछे कि SC ST की सीट्स जो हैं लोकसभा के अंदर एंड स्टेट असेंबली के अंदर कौन से सेंसस के ऊपर बेस्ड है, देन ये 2001 वाला सेंसस है। 2001 वाला सेंसस है ये, 1971 वाला सेंसस नहीं है। ठीक है, सो ये दोनों चीज़ें याद रखना, कंफ्यूज मत होना। देन फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन कब सेटअप हुआ था, 2002 में सेटअप हुआ था। इस बार UPSC प्रीलिम्स में सेट डी में फर्स्ट क्वेश्चन था कितने सेटअप हुए थे। ठीक है, डी ऑप्शन दिया हुआ था 4, सो दैट वाज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन 2002 में सेटअप होता है। ठीक है, उसका चेयरमैन कौन था? कुलदीप सिंह, जस्टिस कुलदीप सिंह जो थे उसके चेयरमैन थे। ठीक है, एंड उसके चेयरमैन थे। एंड उसके साथ कौन कौन थे उनके साथ? चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थे कंसर्न स्टेट्स के। ठीक है, कंसर्न स्टेट के जो थे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थे उनके साथ। देन रिकमेंडेशन जो है, इसकी रिकमेंडेशन जो है डिलिमिटेशन कमीशन की एप्लीकेबल नहीं है। कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है? असम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, झारखंड एंड जम्मू कश्मीर। ठीक है, इन जगहों पर जो डिलिमिटेशन कमीशन की क्या थी रिकमेंडेशन जो थी, मैं फोर्थ वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ फोर्थ वाले की। जो फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन था उसकी रिकमेंडेशन असम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड एंड झारखंड जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं थी। मैंने बताया रिसेंटली डिलिमिटेशन कमीशन हुआ था सेटअप, है ना। 2020 में डिलिमिटेशन कमीशन को कर दिया था सेटअप। कौन हेड था उनका? चेयरमैन कौन था? जस्टिस रंजना प्रकाश दास। ठीक है, उनके साथ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एंड जम्मू कश्मीर का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। देन इसको क्या काम दिया गया था? इसको काम दिया गया था कि आप ना डिलिमिट करो जो 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनकी सीट्स को एंड जम्मू कश्मीर को। इन्होंने कहा कि भाई आप 4 जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं कौन कौन सी? असम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड। इन 4 की बात की थी उन्होंने, असम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड एंड साथ में आप जम्मू कश्मीर। इन 5 स्टेट्स की करो आप डिलिमिटेशन। बट इन 4 स्टेट्स से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया। ठीक है, गवर्नमेंट ने कर दिया ये ड्रॉप। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को एंड बोला कि आप सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर जो है उसकी करो कंडक्ट डिलिमिटेशन। बिकॉज जम्मू कश्मीर जो है प्रेसिडेंट ऑर्डर के अंदर है, वहाँ पे गवर्नमेंट तो है नहीं है। जब एक्ट पास हुआ था जम्मू कश्मीर वाला 370 हटा था, है ना। सो तब से जो गवर्नमेंट है वहाँ पे नहीं है, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। सो इसलिए जम्मू कश्मीर से कोई बैकलैश नहीं आया, फिर कोई भी वो नहीं आया कि आप क्यों कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, बिकॉज वहाँ पे गवर्नमेंट ही नहीं है। सो वहाँ पे गवर्नमेंट ने कंडक्ट करवाया डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, सो डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा सीट्स इन जम्मू कश्मीर बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिलिमिटेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बाय जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहले ऐसा होता था जो लोकसभा की सीट्स थी जम्मू कश्मीर में, वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डिलिमिट की जाती थी। एंड जो स्टेट असेंबली थी, जो स्टेट लेजिस्लेचर की सीट थी कि यहाँ इस स्टेट में कितने MLA होंगे, जम्मू कश्मीर में कितने MLA होंगे, उस चीज़ को डिलिमिट किया जाता था जम्मू कश्मीर का पहले कॉन्स्टिट्यूशन होता था ना उसके अंदर। ठीक है, ये याद रखना। प्रेजेंटली क्या होता है, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री एंड स्टेट लेजिस्लेचर की जो सीट्स होती हैं उन दोनों को डिलिमिट करता है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट अपना डिलिमिटेशन कमीशन। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मेजर बता दिया मैंने आपको जिससे MCQ बन सकता है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, कोई भी डाउट आए जो मैंने इसमें
बताया आपको, यू कैन कमेंट, ठीक है। एंड अगर आपको लगे मैंने कुछ गलत बताया, कोई फैक्ट, कोई कुछ भी, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, ठीक है, आप मैसेज कर सकते हो। एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। बहुत कम टाइम रह गया, अराउंड 5 days और 6 days वी हैव, ठीक है। इसको अच्छे से अपनी 200% एफिशिएंसी से काम करो। अगर आप अपना बेस्ट दे सकते हो, एंड यू मस्ट गिव योर बेस्ट, एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट, ठीक है, कि आपके लिए एनरिच्ड कंटेंट जो काम आए, कुछ भी फालतू का ना पढ़ाऊँ, जो ज़रूरी है वो पढ़ाऊँ, ठीक है। आई विल बी डूइंग दैट। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। I hope you like this session, and if you are new to this our channel, please hit that red icon, ठीक है, be part of our family. We'll meet you in next class. Till then, keep studying. Thank you.